अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हमारा मई 2017 का क्वेश्चन 6 है पास पेपर्स का। मई 2017 A2 के पास पेपर्स, पेपर 33 का क्वेश्चन 6 है। इसमें लिखा हुआ है अहमद मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स, ही हैज रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर एलोकेटिंग द ओवरहेड कॉस्ट टू दीज प्रोडक्ट्स। द बजटेड डेटा फॉर वन मंथ इज एज फॉलोज। एक महीने का बजटेड डेटा दिया हुआ है प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। डिमांड दी हुई है यूनिट्स में, नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन दिए हुए हैं, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं, मशीन आवर्स दिए हुए हैं और डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट 264,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 54,000, प्रोडक्शन रन कॉस्ट 24,000 और टोटल 342,000। रिक्वायर्ड ए calculate the full cost per unit for product X and Y using activity based costing। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से मुझे एक यूनिट की फुल कॉस्ट चाहिए। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से अगर हम कॉस्ट निकालते हैं तो हम अपने ओवरहेड्स को एक्टिविटीज़ के हिसाब से बांटा करते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ के हिसाब से उसको बांटा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया करते हैं, ये सारा काम करना होता है। ठीक है, सवाल में तो कोई मसला नहीं आया, मैं इसका आंसर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ठीक है, एक बार देख लो सवाल, मुझे गो हेड दे दो तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो ओवरहेड्स हैं उसमें से एक ओवरहेड है हमारे मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि मशीन्स को मेंटेनेंस करने के लिए, मशीन्स की मेंटेनेंस करने के लिए जो खर्चा लगा है। अब जहाँ पर जितनी ज़्यादा मशीन्स यूज़ होंगी उतना खर्चा वहाँ का, उस चीज़ का उतना ही ज़्यादा होगा। तो मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आवर्स पर। अब मशीन्स चली किस तरह से है, प्रोडक्ट एक्स के 10,000 यूनिट्स बनाए, हर यूनिट बनाने के लिए 2.5 घंटे मशीन्स चली हैं। प्रोडक्ट वाई के 14,000 यूनिट्स बनाए और हर यूनिट बनाने के लिए 0.5 आवर्स मशीन चली है। लिहाजा ये जो 264,000 की मशीन की मेंटेनेंस की कॉस्ट आई है, इसको मैं डिवाइड करूंगा मशीन आवर्स पर, तो मैं 264,000 रुपीज़ का जो खर्चा है इसको डिवाइड कर दूंगा 10,000 इंटू 2.5, ये वो आवर्स हैं जो एक्स पर लगे हैं, प्लस 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। मैंने इनको टोटल आवर्स पर डिवाइड कर दिया, जो 264,000 का टोटल खर्चा था उसको टोटल आवर्स पर डिवाइड कर दिया और एक पर आवर रेट में निकाल लूँगा। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो मेरा पर आवर रेट कितना आता है ज़रा बताना। 264,000 टोटल खर्चा है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स, बिकॉज मशीन की मेंटेनेंस की कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि मशीन्स को कितने ज़्यादा घंटे चलाया जाता है। इमरान आपके पास होपफुली कैलकुलेटर होगा, हाँ 8.25 पर मशीन आवर। अब इसी तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट है 54,000 की, और ये 54,000 की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है इसको मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेसिस पर डिवाइड करूंगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, 20 प्लस 60, यानी कि 80 ऑर्डर्स हैं। तो 54,000 को 80 से डिवाइड करो, $675 पर ऑर्डर। फिर आपके पास प्रोडक्शन रन कॉस्ट्स हैं, यानी कि दूसरी सारी प्रोडक्शन से रेलेवेंट कॉस्ट्स दी हुई हैं। ठीक है,
जो कि प्रोडक्शन रन्स पर डिपेंड करती हैं। जितने ज़्यादा रन्स होंगे उतनी ज़्यादा ये कॉस्ट होगी। रन्स भी आपको 12 और 36 दिए हुए हैं, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 36 कितना आता है? 500। सही है ना? 500 पर प्रोडक्शन रन। अब मुझे एक्स और वाई की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो मैं ये देख लेता हूँ कि एक्स की टोटल कॉस्ट क्या बनती है, वाई की टोटल कॉस्ट क्या बनती है, और उसके बाद फिर मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लूँगा। सबसे पहली चीज़, जब मैं मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करता हूँ, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करता हूँ, तो एक्स की वर्किंग किस तरह से होगी? एक्स पे लगने वाले नंबर ऑफ आवर्स, एक्स पे लगने वाले नंबर ऑफ आवर्स यानी कि 10,000 इंटू ढाई। 10,000 इंटू ढाई कितना बनता है? 10,000 इंटू ढाई बनता है आपका 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 8.25। ठीक है ना? 206,250। एक्स पे लगने वाले मशीन आवर्स जो कि आ गए 10,000 इंटू ढाई से मल्टीप्लाइड बाई मशीन आर रेट जो कि 8.25 का, तो ये 206,250 बनता है। इसी तरह से वाई की वर्किंग अगर करेंगे तो वाई पे लगने वाले नंबर ऑफ आवर्स, वाई पे लगने वाले मशीन आवर्स कितने होंगे? 14,000 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.25 का रेट, तो 14,000 इंटू 0.5 इंटू 8.25, ये बन जाता है आपका 57750। 57750। मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट के बाद दूसरी जो कॉस्ट है वो है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट 675 पर ऑर्डर है। 20 ऑर्डर्स मैंने एक्स के लिए लिए हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 675, 20 मल्टीप्लाइड बाई 675, ये बन जाता है आपका 13,500। और y की जब मैं बात करूंगा तो y के लिए हो जाएगा 60, क्योंकि 60 ऑर्डर्स y के लिए हैं, इंटू 675, तो 60 इंटू 675 आपका हो जाएगा 40500। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन रन कॉस्ट। प्रोडक्शन रन कॉस्ट के लिए क्या होगा? 500 मल्टीप्लाइड बाई 12, 500 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना बनेगा? 6,000। और y के लिए हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 36, 500 मल्टीप्लाइड बाई 36, 18,000। सही है भाई? ये हमने ओवरहेड्स की अमाउंट जो है इनके बीच में बांट दी। इन ओवरहेड्स की अमाउंट्स का मैं टोटल भी कर लेता हूँ। 206,250 प्लस 13,500 प्लस 6,000, ये आता है 225750। 225750। और y के लिए होगा 57750 प्लस 40500 प्लस 18000, 116250, 116250। अच्छा, अब x के कितने यूनिट्स बने? 10,000 यूनिट्स बने। तो पर यूनिट कॉस्ट अगर मैं निकालूं तो नंबर ऑफ यूनिट से मैं डिवाइड करूंगा 225750 डिवाइडेड बाई 10,000, यानी कि 22.575, 22.575 और
116,250 डिवाइडेड बाई 14,000 यानी कि y के नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज 8.3। ठीक है, ये 14,000 से डिवाइड हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि हमें कॉस्ट पर यूनिट ढूंढनी है। सवाल में ये लिखा हुआ था कि हमें कॉस्ट पर यूनिट ढूंढनी है, कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अब कॉस्ट पर यूनिट जब हम ढूंढते हैं किसी चीज़ की तो उसमें ओवरहेड्स के अलावा दूसरे मटेरियल और लेबर वगैरह वाले खर्चे भी आते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट कॉस्ट का अमाउंट है वो हमें एज इट इज़ दिया हुआ है, वो हमें ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो एक्स पर 100 रुपये के लगे और वाई पर 50 रुपये के लगे। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 122.575 और 58.3, सही है। ये हमारे पास अमाउंट्स बनेंगी। ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट। ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हुआ जिसमें उसने हमसे ये पूछा था कि आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, एक यूनिट पर कितनी कॉस्ट लगती है ये कैलकुलेट करना। इस पार्ट में कोई मसला है तो बताओ। चलिए अगला पार्ट। अगले पार्ट में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द इफेक्ट दैट, अच्छा बी में बोलते हैं कैलकुलेट दी ओवरहेड्स चार्ज टू ईच प्रोडक्ट यूजिंग दी डायरेक्ट लेबर आर रेट। अगर मैं डायरेक्ट लेबर की बेसिस पर, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पर अगर अपना रेट कैलकुलेट करता तो कितने कितने ओवरहेड्स जाते ये मुझे बताना है। अगर मैं लेबर आवर्स की बेसिस पर अपना ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करता तो पहले मैं ये देखता कि एक्स को कितने नंबर ऑफ आवर्स लगे हैं, जो कि आ जाते हैं 0.75 इंटू 10,000, 0.75 इंटू 10,000 यानी कि 7,500 और 1.5 इंटू 14,000 यानी कि 21,000। तो 21,000 और 7,500 दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ ना तो 28,000 और 500 बनता है, 28,000 और 500 बनता है। ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स बनते हैं। अब मैं अगर आवर्स की बेसिस पर ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करूंगा तो मैं इस 342,000 को नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर दूंगा जो कि 28,500 है टोटल आवर्स। तो जब मैं 342,000 को डिवाइड कर देता हूँ 28,500 से तो ये आ जाता है 12 पर आवर, 12 पर आवर। ठीक है, ये बन जाता है 12 पर आवर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी लिखा हुआ था कि अहमद previously used the direct labor hour basis as a basis to charge the overheads to each product. Calculate the overheads charged to each product using the direct labor hours rate. डायरेक्ट लेबर आवर्स का रेट यूज करता तो एक प्रोडक्ट पर कितने ओवरहेड्स जाते ये मुझे देखना है। 12 रुपए पर आवर का रेट है। एक्स को बनाने के लिए 7,500 घंटे लगते हैं और एक्स के इतनी देर में 10,000 यूनिट्स बनते हैं। तो एक्स के लिए अगर मैं वर्किंग करूं तो मैं 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले तो 7,500 से और फिर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10,000 से। ठीक है, 12 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7,500 से। 12 को 7,500 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 12 को 7,500 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, 12 को 7,500 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि एक्स पे जाने वाले टोटल ओवरहेड्स मालूम हो जाए और फिर 10,000 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि एक्स के 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं। तो एक्स पर 9 रुपए के ओवरहेड्स जाते हैं। अच्छा, वाई के लिए क्या होगा, वाई के लिए आपके पास हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 21,000 वाई पे लगने वाले आवर्स डिवाइडेड बाई 14,000 यानी कि वाई के नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 21,000 डिवाइडेड बाई 14,000 तो ये आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है ना, एक यूनिट पर 18 के ओवरहेड्स लगेंगे। सारे यूनिट्स से मैंने डिवाइड किया है पर यूनिट ओवरहेड्स निकालने के लिए। यही मेरे ख्याल में इसकी रिक्वायरमेंट थी, कैलकुलेट ओवरहेड चार्ज टू ईच प्रोडक्ट यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आर रेट बेसिस। ठीक है, तो ये दूसरे वाला हमने सवाल का पार्ट किया। सही है, तीसरा पार्ट करते हैं।
तीसरे पार्ट में बोलते हैं एक्सप्लेन द इफेक्ट्स दैट चेंजिंग द मेथड हैज हैड ऑन द ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब अगर मुझे इफेक्ट बताना है तो मुझे ये देखना होगा कि पहले और अब मैं जो है वो ओवरहेड्स का अमाउंट कितने से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द इफेक्ट दैट चेंजिंग द मेथड हैज हैड ऑन द ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अगर मैं ओवरहेड्स की कॉस्ट देखूं तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से एक्स के एक यूनिट पर 22.575 जाते थे, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स पे निकालूं तो सिर्फ 9 जाते हैं। यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्स पर ज़्यादा ओवरहेड्स जो है वो एलोकेट करता है या इंक्लूड करता है। अगर मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ करूंगा तो एक्स पर ज़्यादा ओवरहेड्स जाएंगे। वाई की अगर मैं बात करता हूं तो वाई के लिए अगर मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ करता हूं तो 8.3 है, और अगर मैं लेबर आवर्स की बेसिस यूज़ करता हूं तो 18 है। यानी कि वाई पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कम ओवरहेड्स इंक्लूड होंगे। इसकी रीज़न ये है कि एक्स जो है वो ज़्यादा तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा एक्टिविटीज़ यूज़ करता है, और उस वजह से इसके जो ओवरहेड्स हैं वो इन पर यूनिट बेसिस पर कंपैरेटिवली ज़्यादा आ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं ब्रेकअप देखता हूँ तो देखो यहाँ पर जो मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट का 264,000 का अमाउंट है, ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट था। 264,000 एक बहुत ह्यूज अमाउंट थी। जब मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर रहा हूँ तो इसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एक्स में शामिल हो रहा है, और कंपैरेटिवली बहुत कम पोर्शन वाई में शामिल हो रहा है। कंपैरेटिवली बहुत कम पोर्शन वाई में शामिल हो रहा है। एक्स में ज्यादा पोर्शन शामिल हो रहा है, वाई में कंपैरेटिवली कम पोर्शन शामिल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्स जो है ना, उस पर जो मशीन आवर्स लगते थे वो बहुत ज़्यादा लगते थे इन कंपैरिजन टू वाई। एक्स के एक यूनिट पर मशीन के 2.5 घंटे लगते थे, वाई के एक यूनिट पर मशीन का 0.5 आवर्स लगता था। और क्योंकि इसके ज़्यादा आवर्स लगते थे तो जो नंबर ऑफ आवर्स है 10,000 इंटू 2.5 वो 25,000 बन जाता है। जबकि वाई के लिए जो नंबर आवर्स थे वो 14,000 इंटू 0.5 यानी कि सिर्फ 7,000 थे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स को वहाँ ज़्यादा शामिल करता है जहाँ पर एक्टिविटीज ज़्यादा लगी हों। सही है। तो ये आपको इन वर्ड्स लिखना होगा, एक बार इसका सजेस्टेड आंसर देख लेना। आगे कस्टमर रिक्वायर्स 50 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड हैज ऑफर्ड टू पे अहमद अ टोटल ऑफ 8450 for them. Ahmed uses 40% markup on all his products. Recommend whether or not Ahmed should accept the offer. Justify your decision using appropriate calculations and considering both financial and non-financial फैक्टर्स। अहमद के पास एक बंदा आया, बोलता है मुझे 50 यूनिट्स दे दो और मैं जो है ना वो तुम्हें 8450 पे करूंगा, ठीक है। अहमद जनरली जो है वो 40% मार्कअप यूज करता है, यानी कि जो उसकी कॉस्ट होती है उसमें 40% ऐड करता है और फिर चीज़ें बेचता है। यानी कि अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट 122.575 आई है, तो 122.575 को 40% से इंक्रीज करना है या 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। बिकॉज ये कॉस्ट पर 40% मार्कअप रखता है तो 122.575 तो कॉस्ट है, इसको 40% से इंक्रीज करना है तो हम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं 122.575 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, तो ये अमाउंट हमारा बनता है 171.605। मैं ये चाहता हूँ कि 40% मार्कअप पे रखकर चीज़ें बेचा करूँ, लिहाजा मैं चाहता हूँ 171.605 की चीज़ बेचा करूँ। अच्छा, 50 चीज़ें, इसका मतलब मुझे कितने की पड़ेंगी? 50 मल्टीप्लाइड बाई 171.605, ठीक है। 50 50 मल्टीप्लाइड बाई 171.605, यह आपके पास आता है 8580.25। 8580.25, यानी कि आप ये चाहते हो कि इतने रुपए की चीज़ें बेचो, जबकि आपको जो ऑफर आई है वो ये आई है कि 8450 रुपीज़ में सारी चीज़ें बेच दो। अब देखो, मुझे जितने की मैं चाहता था बेचने का उतने की नहीं बिक रही हैं, उससे थोड़ा सा कम में बिक रही हैं। लेकिन मुझे लॉस हो रहा है क्या? नहीं, मुझे लॉस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा लॉस?
इसलिए क्योंकि 50 यूनिट्स मुझे पड़े कितने के, 50 मल्टीप्लाइड बाई 122.575, मुझे पड़ रहे हैं 6128.75 के। तो अगर कोई मुझे 8450 दे रहा है, ऑल्दो वो मेरी एक्सपेक्टेशन से कम है, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। यस, प्रॉफिट हो रहा है। और हमें ये सजेस्ट करना है कि हमें करना क्या चाहिए। तो भाई देखो, कभी कभार अगर बल्क ऑर्डर होता है, अगर 50 यूनिट्स का एक साथ ऑर्डर है, तो आप कंसिडर करते हो कि आपसे जो चीज़ें खरीदने आया है उसको आप डिस्काउंट ऑफर कर दो। ये एक बात आप डिस्कस कर सकते हो कैलकुलेशंस के बाद। दूसरी बात आप ये डिस्कस कर सकते हो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में, कि एक बार अगर आपने इसको प्रोडक्ट्स अच्छे दिए, सर्विस अच्छी दी, तो ये रिपीट ऑर्डर्स लेकर आएगा, दोबारा नए ऑर्डर्स लेकर आएगा। ठीक है, इस तरह की बातें आपको डिस्कस करनी होंगी। तीसरी बात आप ये डिस्कस कर सकते हो कि कुछ खर्चे पर ऑर्डर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डिलीवरी चार्जेस हैं। अब वो इतना बड़ा ऑर्डर एक साथ अगर आएगा तो शायद डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो है वो एक ही बार लगे, रादर देन बार बार लगेगा। तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में ये चीज़ डिस्कस करोगे कि रिपीट ऑर्डर्स आ सकते हैं, कोई बल्क में चीज़ें खरीद रहे हैं उसको डिस्काउंट देंगे तो वो आगे जो है हमसे बार बार बिजनेस करना चाहेगा। और फाइनेंशियल में आप ये सारी कंप्यूटेशन शो कर सकते हो कि ऑल्दो इस पर आपको 40% मुनाफा नहीं हो रहा, आप अगर 40% मुनाफा रखते तो इतने में बेचते, मगर ऑफर थोड़ी सी कम की है, बट बेच लेनी चाहिए क्योंकि नुकसान अभी भी नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, फिर है स्टेट टू रीजंस व्हाई अ बिजनेस में यूज एबीसी फॉर एलोकेटिंग दी ओवरहेड्स। पहला, मोर एक्यूरेट मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट कंप्यूटेशन। मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट कंप्यूटेशन, यानी कि जब मैं एक्टिविटीज़ के हिसाब से कॉस्ट को बांटता हूँ तो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा बेहतर कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ जाती है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट ने जितनी ज़्यादा एक्टिविटी यूज़ करी होती है वहाँ पर मैं उतना ज़्यादा खर्चा शामिल करता हूँ। और दूसरी चीज़ भी लिखते हैं, और क्या लिख सकते हो बताओ। एक और आप चीज़ लिख सकते हो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड इज इजी टू अंडरस्टैंड, ये बात आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो इस तरह की बातें आप अपने पास मेंशन कर सकते हो। अब बता दो भाई, कोई मसला है तो हम डिस्कस कर लेते हैं।